हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में हम आज बिल्कुल एक सरल और बिल्कुल एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताएंगे, ताकि आपको ये एक बिल्कुल कहानी और एक स्टोरी की तरह समझ में आ जाए और आपको एक सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कभी भी कोई भी डाउट ना रहे, और इससे रिलेटेड आपके कंपटीशन में या एग्ज़ाम में कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी भाइयों, वो 1700 BC से 2500 BC तक चली। इसको हम इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है, सबसे पहले 1856 में अलेक्जेंडर किंगडम, यानी कि जो ये अलेक्जेंडर किंगडम था, इसको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है। अब कोई पूछे कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है, तो हम कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर किंगडम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी था। अब ये जो अलेक्जेंडर किंगडम था, इसने 1856 में फॉसिल्स, यानी कि तो पुराने फॉसिल्स थे, उनको इकट्ठा किया और खोज शुरू की। किसकी खोज शुरू की? सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है जी। अब एक नॉर्मल सी चीज़ है, सिंधु घाटी जब हम पढ़ रहे हैं तो हम ये भी जान लगे कि इंडिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कहाँ पर है। कलकत्ता, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1899 से लेकर 1905 तक लैंड कर्जन नाम का एक बंदा था, आर्कियोलॉजिस्ट था। ये इंडियन नहीं था, ये अंग्रेज ही था। इसने 1899 से 1905 तक ये लैंड कर्जन था। इस बंदे ने स्थापना की किसकी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ASI, जिसको हम, जो ये संस्था आज भी हमारे भारत में स्थित है और ये पुरानी चीज़ों पे खोजबीन करती है, उनके बारे में पता लगाती है। तो इस बंदे ने, लैंड कर्जन जो था, ये आर्कियोलॉजिस्ट था। इसने 1905 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, और एक बंदा था जॉन मार्शल, इसको उसका चेयरमैन बना दिया। जब लैंड कर्जन ने जॉन मार्शल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना दिया, तो जब ये चेयरमैन बन गया तो अब सारा काम इसको करना था। अब इसने अपना काम इजी करने के लिए 2 बंदों को अपॉइंट किया, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी को बुलाया कि हाँ भाई दयाराम साहनी, हम आपको आज से अपने अपॉइंट करते हैं और आपका काम है खोजबीन करना, हमारे साथ काम करना, हड़प्पा सभ्यता का पता लगाना। जॉन मार्शल ने दूसरे बंदे रखालदास बनर्जी को भी यही बोला। अब ये दोनों लग गए अपने काम पे। सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की, और रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदारो की कर दी। रखालदास बनर्जी ने कहा कि दयाराम साहनी, जब तू 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर सकता है तो मैं पीछे क्यों रहूं? मैंने भी 1922 में मोहनजोदारो की खोज कर दी। ये लो। जब इन्होंने, दयाराम साहनी ने, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। कब की? 1921 में। मोहनजोदारो की खोज किसने की? रखालदास बनर्जी ने। कब की? 1922 में की। ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों को मिलाकर बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। दोनों को मिलाकर ही बनता है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कुछ इस प्रकार से थी। अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो वो कुछ इस प्रकार से थी, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि एक ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है जी। ऊपर चेनाब नदी, उस टाइम उसको मंदा बोलते थे। आलमगीरपुर था, हिंडन रीवर, जिसको आज हिंडन रीवर के नाम से जानते हैं हम, और ये दाइमाबाद, इसको आज के समय में हम गोदावरी रिवर के नाम से जानते हैं। तो और लास्ट में यहाँ पर था सतकुमादेर, यानी तक्षा नदी। ठीक है। तो ये कुछ ट्रायंगुलर शेप में थी। अगर इसको भौतिक रूप में देखा जाए तो एक ट्रायंगुलर शेप में थी। इसके बाद हम अपने आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। अब हमने ये तो जान लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, कैसे थी, क्यों थी।
पर अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डीप जानने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर क्या क्या था। ये एक शहरी सभ्यता थी दोस्तों, इसमें गांव जैसा कोई सीन नहीं था उस समय के हिसाब से। ये एक शहरी सभ्यता थी। इसकी विशेषता क्या थी, इसमें नगर नियोजन। अब आप यहाँ कंफ्यूज होते तो ये कि नगर नियोजन का क्या मतलब है। नगर नियोजन जैसे आज के समय में आपकी कॉलोनीज एरियाज़ बने हुए हैं ना, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह में रहते हैं उनको पता होगा, वहाँ नगर नियोजन, या गांव में भी रहते हैं आजकल तो गांव वगैरह विलेजेस में भी सब चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो नगर नियोजन यानी कि एक पूरा पर्टिकुलर एक कॉलोनी टाइप पूरा नियोजन था, ऐसा कोई इशू नहीं था, पूरा डिविजिबल था पूरा अच्छे वे में। सेकंड नंबर पे आता है जल निकासी, यानी पानी वानी का जो हमारा सिस्टम होता है, जैसे कि ये आपका घर का जो वेस्टेज ऑफ वाटर होता है और सारा साफ़ सफाई का पानी ये वो, ठीक है, और हमारा नहाना वगैरह, इन सब चीज़ों का जो पानी होता है, जल निकासी यानी नाली वगैरह, नाले वाले सब चीज़ें उस समय के हिसाब से बनी हुई थी। यानी अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका अगला ऑप्शन है, इसका अगला है, इसका आकार ट्रायंगुलर त्रिभुजीय था। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बताया त्रिभुजीय था, तो ये चीज़ आपको पता चली गई है। अगले नंबर पे तांबे, इसी समय के अंदर तांबे की खोज हुई, इसी समय के अंदर टीन की खोज हुई। ये दोनों की तो पहले मतलब लगभग हो ही चुकी थी, लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, इन बंदों ने सोचा कि कुछ हटकर किया जाए। तो इन दोनों बंदों ने हड़प्पा सभ्यता वालों ने क्या किया, तांबे और टीन दोनों को मिलाकर बनाया कांसे का निर्माण, यानी ब्रोंज, कॉपर और टीन मिला के बनाया ब्रोंज का निर्माण कर दिया। इसलिए इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। पहले आपने पढ़ा था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसीलिए इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें गुरु कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, कुछ ईयर्स हैं, कुछ रिवर्स हैं, कुछ खोजकर्ता हैं, यानी कि उस समय में कुछ जो हड़प्पा सभ्यता में जगह थी उनके नाम, कब उनकी खोज की गई, कब उनके पास कौन सी नदी थी, खोजकर्ता कौन था। तो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है 1921 में खोज हुई रावी नदी के पास, दयाराम साहनी ने की, पता है आपको। मोहनजोदारो की पाकिस्तान के पास था, 1922 में खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास थी, खालदास बनर्जी, RD बनर्जी यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसी तरह से फिर सुतकांगदोर है, चंदूदारो है, रंगपुर है, रोपड़ है, लोतल है, कालीबंगा है, आलमगीरपुर है, बनावली है, धोरावली है और राखीदड़ी है। और इसके बाद ईयर्स हैं, ये आप पॉज करके भी वीडियोस में देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाला बात नहीं है। अब हम सबसे बड़ा स्थान अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का गुजरात, सबसे ज़्यादा स्थान गुजरात का था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है हड़प्पा शहर के बारे में जानेंगे। इस शहर में सबसे बड़ी इमारत थी 12 कक्षों का एक अन्नागार। प्रमुख फसल कोई पूछे, प्रमुख फसल क्या थी, प्रमुख फसल था गेहूं और जौ। एक कब्रिस्तान पाया गया था यहाँ पर, जिसमें 37 समाधियाँ भी मिली थी उस समय के हिसाब से जब खोज की थी। शवों को सिर्फ दफनाने की प्रथा थी, जनाने की नहीं। उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली, शंख जी का बना हुआ बैल मिला, बटन के आकार की मोहरें मिली, होती है ना दोस्तों मोहरें, स्टैम्प, वो मिली। उसके बाद आते हैं मोहनजोदारो पे। मोहनजोदारो भी एक शहर था, आपको पता ही है। इसमें सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार था, सबसे प्रसिद्ध इमारत एक विशाल स्नानागार। दोस्तों देखो यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आपका जब आएगा तो इसमें आपको यहीं वो बिल्कुल आपके साथ खेल कर देगा। खेल कैसा, अगर वो पूछे सबसे बड़ी इमारत तो अन्नागार, और सबसे प्रसिद्ध इमारत एक विशाल स्नानागार। बड़ी पूछे तो अन्नागार, लेकिन प्रसिद्ध पूछे स्नानागार यानी कि प्रसिद्ध कैसे थी। अब आप कहेंगे कि प्रसिद्ध कैसे थी, बड़ी वो थी, प्रसिद्ध ये थी, ठीक क्या चक्कर है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। प्रसिद्ध मतलब स्नानागार जो था वो प्रसिद्ध ऐसे था कि आप स्विमिंग पूल, आज के समय में मान के चलिए, उस समय में स्विमिंग पूल को ही स्नानागार, एक विशाल स्नानागार, इसमें बहुत सारी स्त्रियाँ एक साथ स्नान करती थी, तो इसलिए वो था एक स्नानागार। तो सबसे प्रसिद्ध इमारत इसलिए थी, एक विशाल स्नानागार था, और सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार। नटराज की एक मूर्ति मिली शिव जी की,
पशुपति जी की एक मूर्ति मिली। भारत का सबसे पुराना नृत्य कला शिव तांडव था। आपको पता ही है, ये तो कोई बात आने की बात नहीं है, शिव तांडव आज भी है, लेकिन सबसे पुराना है। ये कैसे पता चला? मोहनजोदारो से एक स्वातिक चिन्ह पाया गया। नृत्य करती बालिका मूर्ति कांसे की बनी थी, वो नृत्य करती हुई मतलब डांस करती हुई एक बालिका की मूर्ति पाई गई। हर घर में कुएं थे, कुएं पानी की मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। और एक महाविद्यालय इमारत का साक्ष्य मिला, यानी कि यहाँ पर पढ़ाने लिखाने का भी सिस्टम था। एक श्रृंगार का बॉक्स मिला, यानी कि उस समय की लेडीज़ें श्रृंगार भी करती थी। उसके बाद एक आता है चनहुदड़ो। इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र था। सिर्फ जो चनहुदड़ो था यही सिर्फ एक ग्रामीण क्षेत्र था, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था पहले कि वो एक हड़प्पा सभ्यता एक शहरी क्षेत्र है, लेकिन चनहुदड़ो जो था वो एक ग्रामीण क्षेत्र था। सिर्फ ये एक अकेला ऐसा क्षेत्र था। उसके बाद यहाँ पर गोल ईंटें मिली, बेलनाकार मोहरें मिली, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला, चूड़ियाँ एवं लिपस्टिक मिली, यानी यहाँ पर भी श्रृंगार का सिस्टम था। एक हाथी का दांत मिला, ठीक है जी। उसके बाद आया लोथल। इस सभ्यता का यह एक बंदरगाह था, यानी लोथल जो था वो बंदरगाह था। जैसे कि भारत में बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में। ऐसे उस समय में लोथल गुजरात में था, तो गुजरात उस समय के हिसाब से लोथल जो था वहाँ का एक बंदरगाह था। वाणिज्य इकोनॉमिकली राजधानी थी, सीधी बात है। पहले जो हमारा एक देश से दूसरे देश से आयात निर्यात होता था वो समुद्र के थ्रू ही होता था, पानी के रास्ते से ही होता था। और जब बंदरगाह लोथल में था तो इकोनॉमिकली राजधानी भी लोथल में ही होगी। फारस की मुद्रा मिली, घोड़े की अस्थियाँ मिली, चावल के दाने मिले, एक मम्मी पाई गई। मम्मी तो आपको पता ही है, इजिप्ट वाली मम्मी, हमारी वाली मम्मी नहीं, इजिप्ट वाली मम्मी। उसके बाद सिंधु घाटी की राजधानी 2 थी, हड़प्पा और मोहनजोदारो। प्रशासनिक राजधानियाँ थी ये, यहाँ से प्रशासन होता था। आधुनिक राजधानियाँ भी कहा जाता था इनको, आधुनिक नहीं, मेरा मतलब जुड़वा राजधानियाँ कहा जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदारो 2 राजधानियाँ थी, इसलिए इन्हें जुड़वा राजधानियाँ कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों आता है लिपि भाषा। 64 मूल चिन्ह पाए गए। लिपि भाषा के 64 मूल चिन्ह, लिपि यानी भाषा के 64 मूल चिन्ह पाए गए। यानी कि जैसे हम SNR बड़े शाम छोटे से पढ़ते हैं ना, ABCD होती है हमारी, ऐसे वहाँ पे लिपि भाषा जो होती है उनके 64 मूल, इनकी एक अपनी अलग भाषा थी बात करने की, लिखने की। तो उस भाषा के लिपि के 64 मूल चिन्ह पाए गए। मूल चिन्ह का मतलब ये था। उसके बाद भावनात्मक चित्र लिपि भी कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हर बात लिख कर नहीं चित्रों में करते थे, वो हर चीज़ का चित्र बनाते थे, तो इसलिए उसको भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। यह लिपि पहले राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट, यानी कि इस लिपि को जब हम लिखते हैं तो पहले राइट से लेफ्ट तक, जैसे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं राइट से लेफ्ट तक, उसके बाद फिर लेफ्ट से राइट अगेन। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम दोबारा कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पहले लेफ्ट से राइट, पहले राइट से लेफ्ट स्टार्ट करते हैं, फिर दोबारा राइट से लेफ्ट स्टार्ट करते हैं लाइन ख़त्म होने के बाद। ये क्या करते थे, पहले राइट से लेफ्ट स्टार्ट करते थे, फिर वहीं जहाँ ख़त्म होने के बाद फिर लेफ्ट से उल्टा राइट को स्टार्ट कर देते थे। उसके बाद 1750 ईस्वी में बाढ़ आई, यह सभ्यता ख़त्म हो गई। तो दोस्तों ये थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस चैनल पर हमारी आने वाली और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। और दोस्तों ये मेरी जैसे कि एक पहली वीडियो है, तो अगर मैं कुछ मतलब गलत थोड़ा सा बोलने में या किसी भी चीज़ में हुआ है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा, और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू।